Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में दंडक ज्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस व्याधि को अगर आधुनिक चिकित्सा में देखा जाए तो डेंगू फीवर, डेंडी फीवर या ब्रेकबोन फीवर कहा जाता है, या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का ज्वर होता है। और ज्वर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ज्वर क्या होता है, ज्वर फीवर होता है, और इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें उसके बारे में, उसका संप्राप्ति कैसे उत्पन्न होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है, इसके बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम लोग विशिष्ट प्रकार के ज्वर, दंडक ज्वर का डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग दंडक ज्वर में जो संपूर्ण इसका डिस्कशन है उसको कोशिश करेंगे कवर करने की। इसके अंतर्गत हम लोग व्याधि परिचय, इसके संदर्भ ग्रंथ, कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है, संचय काल मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, निदान क्या क्या कारण है इसके, संप्राप्ति यह कैसे उत्पन्न होता है, संप्राप्ति घटक, पूर्व रूप, लक्षण, इसका चिकित्सा सिद्धांत क्या है और इसकी चिकित्सा, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दंडक ज्वर में सबसे पहले देखते हैं व्याधि परिचय। आयुर्वेद में दंडक ज्वर का पृथक वर्णन नहीं मिलता, ठीक है, मतलब कि इसका कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है आयुर्वेद में कि दंडक ज्वर के नाम से कोई अलग अध्याय बनाया गया है, ऐसा नहीं है। परंतु लक्षणों के आधार पर वातोल्वण सन्निपातक ज्वर के अंतर्गत इसका समावेश किया गया है। मतलब वातोल्वण सन्निपातक जो ज्वर है उसके अंतर्गत इसको माना है। इसमें रोगी दंडे के मारने के समान पीड़ा महसूस करता है। इसमें जो मेन सिम्टम है, ऐसा लगता है कि कोई डंडे से मार रहा है, इसी वजह से इसको दंडक ज्वर कहा है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे डेंगू फीवर कहते हैं, डेंडी फीवर कहते हैं, या ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। हिंदी में देखा जाए तो लोकल लैंग्वेज में इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। यह तीव्र या आशुकारी एवं संक्रामक इन्फेक्शियस व्याधि है, और इसमें फीवर जो है अचानक से चढ़ता है और रोगी को बहुत ही ज़्यादा दुर्बलता महसूस होती है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद देखते हैं इसका संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ के बारे में अभी परिचय में भी देख लिया कि इसका पृथक वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आचार्य गणनाथ सेन ने एवं माधवकर ने इसे व्याधि का वर्णन आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में वर्णित लक्षणों के आधार पर किया है। मॉडर्न साइंस में जो भी लक्षण है उसके आधार पर आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। आचार्य गणनाथ सेन एवं माधवकर ने इसका वर्णन किया है। इसका संचय काल या फिर कहा जाए इंक्यूबेशन पीरियड, वह 5 से 7 दिन का होता। फिर इसके बाद देखते हैं निदान एवं संप्राप्ति। तो निदान देखा जाए तो इस जो ज्वर है उसका प्रमुख निदान विषाणु टोगा वायरस है। टोगा वायरस एक प्रकार का वायरस विषाणु होता है, ठीक है, जिसके कारण से होता है, और ये एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से मानव शरीर में फैलता है। ये दो नाम याद कर लीजिए, टोगा वायरस और एडिस इजिप्टाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोगा वायरस है जो मेन डेंगू करता है, और ये किस मच्छर में रहता है, एडिस इजिप्टाई में, और उसके काटने से मानव शरीर में फैलता है। संप्राप्ति की बात की जाए तो इस विषाणु का प्रभाव शरीर में रस, लसिका, यकृत, प्लीहा एवं लसिका ग्रंथियों पर पड़ता है। तत्पश्चात रोगोत्पत्ति होती है। अगर इसके संप्राप्ति घटक की बात की जाए तो इसमें दोष देखा जाए तो दोष त्रिदोष होते हैं, वात प्रधान त्रिदोष। दूसरे की बात की जाए तो रस, लसिका और लसिका ग्रंथि। स्रोतस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, इसमें रसवा और अन्नवा स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं। अधिष्ठान देखा जाए तो यकृत और प्लीहा। साध्यता असाध्यता देखा जाए तो यह कृच्छ साध्य है, और स्वभाव से आशुकारी व्याधि माना गया है। फिर अगर इसके पूर्व रूप के अंतर्गत देखा जाए तो आचार्य माधवकर ने वर्णन किया है, श्लोक दिया है, यदा मानवस्य अंगमध्ये अंगमर्दा क्लमश्च आरुचि दृश्यते देवयोगात् अथोक्त क्लेश आदौ तदा दंडकाख्य ज्वरस्य गुरुरूपम जनैव दित्व्यम। अगर इसका अर्थ देखेंगे तो यदा मानवस्य मध्यम अंगमर्दे, अंगमर्द होता है, अरुचि होती है, क्लम होता है, क्लम मतलब टायर्डनेस विदाउट एक्सर्शन, अरुचि मतलब
एनोरेक्सिया, अवसाद होता है मतलब डिप्रेशन, और जी मिचली करता है मतलब नौजिया होता है। सो ये हो गए दंडक ज्वर के पूर्व रूप। फिर इसके बाद देखते हैं लक्षण। तो लक्षण क्या है, श्लोक देखिए। अस्थना नाम संदिशु घोरा दंडकाहन नज समा पीड़ा क्षिप्र उदय लयशाली समस्त तनुगो अपि विसर्प। ठीक, तो आचार्य माधव निगान के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ज्वर दूसरे तीसरे दिन ज्वर कम पुनः चढ़ता है। मतलब कि जो दंडक ज्वर है ये दूसरे तीसरे दिन कम होता है और फिर पुनः चढ़ता है, जिसको अगर मॉडर्न में देखा जाए तो सैडल बैक फीवर कहते हैं। हाथ पैर कटी सिर एवं नेत्र में तीव्र पीड़ा होती है, मतलब सीवियर पेन इन लिम्स बैक एंड हेड एंड आइज। शरीर में जकड़ाहट होती है, स्टिफनेस इन बॉडी, अस्थियों में तीव्र पीड़ा, सीवियर पेन इन बोन्स, चलने में असमर्थता मतलब डिफिकल्टी इन वॉकिंग भी होती है। गले में खराश होती है, सोर थ्रोट, वमन एवं हल्लास, नोजिया एंड वोमिटिंग भी होता है। शरीर पर दाने मतलब स्मॉल बॉल्स ओवर बॉडी, नाड़ी मंद होती है, पल्स जो है वो स्लो चलती है। अति दौर्बल्य मतलब एक्सेसिव वीकनेस होती है। क्षुधानाश लॉस ऑफ एपेटाइट, और 8वें दिन ज्वर का शमन हो जाता है। 8वें दिन ज्वर का खुद ही शांत हो जाता है। ठीक, सो ये सिम्टम्स हैं दंडक ज्वर के, यही मेन सिम्टम्स है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रभाव। सो प्रभाव में इफेक्ट ऑफ डेंगू फीवर का इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो लसिका ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, मतलब एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। श्वेत कणों में कमी, मतलब जो WBC होती है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है, उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स में भी कमी होती है, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अगर साध्यता असाध्यता के अंतर्गत देखा जाए तो दंडक ज्वर याप या कृच्छसाध्य व्याधि है। बालक एवं वृद्ध में यह अधिक कष्टकारी होती है, बच्चों में और जो वृद्ध लोग हैं उसमें यह अधिक कष्ट देती है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस मतलब उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो यह असाध्य भी हो जाती है। सो ये हो गया इसकी साध्यता असाध्यता। फिर इसके बाद देखते हैं चिकित्सा सिद्धांत। तो सन्निपातक ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत ध्यान में रखते हुए दोषल वर्णता के आधार पर चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब कि जो सन्निपातक ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए दोषल वर्णता के आधार पर चिकित्सा करनी चाहिए। सो आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि सन्निपातक ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर इसके बाद रोगी को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए एवं मच्छरों से बचाव करना चाहिए। रोगी को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए और उसको मच्छरों के काटने से बचाना चाहिए। ज्वर के आरंभ होने पर उष्णोदक का पान 2 से 3 दिन तक कराएं। मल शोधनार्थ विरेचन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, विरेचन करा सकते हैं। और रोगी को लघु एवं सुपाच्य आहार दे सकते हैं। सो ये हो गया इसका चिकित्सा सिद्धांत। फिर इसके बाद देखते हैं चिकित्सा। तो चिकित्सा के अंतर्गत अगर संशोधन चिकित्सा की जाए तो पहले ही देख चुके हैं कि मल शोधनार्थ मृदु विरेचन दे सकते हैं। संशमन चिकित्सा के अंदर की जाए तो दंडक ज्वर की संशमन चिकित्सा में जो भी योग लाभप्रद है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्वरोक्त समस्त औषधियाँ दंडक ज्वर की चिकित्सार्थ युक्तिपूर्वक प्रयोग की जा सकती है। मतलब ज्वर में जो भी औषधियाँ हैं वो दंडक ज्वर में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर रस भस्म पिष्टी की बात की जाए तो 125 से 250 मिलीग्राम के बीच इसकी मात्रा है, सामान्य मात्रा। और अनुपात देखा जाए तो उष्णोदक या मधु के साथ दे सकते हैं। कौन कौन से रस युक्त दे सकते हैं? त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं, हिंगुलेश्वर रस दे सकते हैं, गोदंती भस्म दे सकते हैं, प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं। अगर वटी की बात की जाए तो वटी की सामान्य मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम या 1 से 2 गोली होती है। अनुपान उष्णोदक के साथ इसको दे सकते हैं। कौन कौन सी वटियाँ दे सकते हैं? संजीवनी वटी हो गई, संशमनी वटी हो गई, अमृता सत्व हो गया, करंजादी वटी हो गई। ठीक है, ये वटियाँ प्रयोग में ला सकते हैं। अगर चूर्ण की बात की जाए तो 3 से 6 ग्राम चूर्ण की दे सकते हैं। अनुपान इसका उष्णोदक हो सकता है। कौन कौन से चूर्ण? सुदर्शन चूर्ण, शीतोपलादी चूर्ण, पंचकोल चूर्ण या द्राक्षादी चूर्ण दे सकते हैं। अगर क्वाथ की बात की जाए तो इसकी मात्रा 20 ml होती है। अनुपान इसको जल के साथ दे सकते हैं। और गुड़ुच्यादि क्वाथ, कुटकी व सुदर्शन चूर्ण का क्वाथ लाभप्रद माना जाता है।
घृतैल की बात की जाए तो मात्रा इसकी 10 से 20 ml होती है। अनुपान इसका उष्णोदक होता है। पंचतिक्त घृत, अमृतादि घृत, चंदनादि घृत या चंदन बलाल लाक्षादि घृत दे सकते हैं। अवलेह की बात की जाए तो इसकी मात्रा 20 से 30 ग्राम होती है और इसका अनुपान दुग्ध होता है। द्राक्षावलेह या च्यवनप्राश को दे सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं आदर्श व्यवस्था पत्र। एग्जाम में आ जाता है कई बार लिखने के लिए। तो देखा जाए तो आदर्श व्यवस्था पत्र के अंतर्गत हिंगुलेश्वर रस की मात्रा 500 mg, संजीवनी वटी 500 mg और शुंठी चूर्ण 2 ग्राम मधु के साथ 1/3 की मात्रा दे सकते हैं। अगर रोगी में वेदना तीव्र है तो प्रातः और सुबह शाम बृहत्वात चिंतामणि रस 120 mg, गुड़ूची सत्व 500 mg मधु के साथ 1:3 की मात्रा दे सकते हैं। और भोजन के बाद चंद्रप्रभावटी 2 गोली की 3 मात्रा जल के साथ दे सकते हैं। अगर ज्वर के बाद दौर्बल्य हो रहा है तो उसके अंतर्गत सुबह शाम नवायस लौह दे सकते हैं, शतावरी चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण को मधु के साथ 1:3 की मात्रा दे सकते हैं। भोजन के बाद आरोग्यवर्धनी वटी अश्वगंधारिष्ट संभाग जल से 1:2 की मात्रा दे सकते हैं और रात्रि में हरितकी चूर्ण को कोष्ण जल से 1 बार दे सकते हैं। सो ये हो गया आदर्श चिकित्सा पत्र। एंड आई होप आपको ये दंडक ज्वर समझ में आया होगा। ये बेसिकली डेंगू फीवर ही है जिसको आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। एंड कई बार इस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ज्वर के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज डेंगू के बारे में भी डिस्कस हो गया है पूरा। एंड आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।